जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो जैन तत्व विद्या जिसमें कि चारों अनुयोगों का समराइज्ड फॉर्म है। चारों अनुयोग बेसिकली जैन धर्म को हर एंगल से जानने का तरीका। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं करणानुयोग, जिसमें कि लोक की संरचना है कि हम कहाँ रहते हैं। ठीक है, अपनी एक तरह से पहचान और हम कहाँ रहते हैं, ऐसा क्या स्थान है, लोक क्या है, तो उसके बारे में हम जान रहे हैं करणानुयोग में। हमने पहले प्रथमानुयोग देखा था जिसमें कि महान पुरुषों की क्या विशेषताएं हैं, कैसे बनते हैं, काल चक्र के बारे में वो सब देखा था हमने। ठीक है, अब मध्य लोक में हमने पहले नरक का वर्णन देख लिया कि नरक में नारकी कैसे रहते हैं, उनके क्या दुख हैं, कितने नरक होते हैं, राइट, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, गति आगति कल देखा था। आज हम देख रहे हैं मध्य लोक। मध्य लोक मतलब सेंटर, राइट, सभी को समझ में आ रहा है मध्य लोक। तो ये मध्य लोक ऐसी जगह जहां मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं। मनुष्य ना तो नारकी वाली जगह पे रहते और ना ही स्वर्ग में जहां देव रहते हैं वहां पर भी नहीं रहते, राइट। तो कहाँ रहते हैं? तो हमने देखा था कि जो ये जहां पर अधोलोक और ऊर्ध्वलोक मिल रहे हैं वहां पर जो पहली नरक की भूमि शुरू होती है, राइट, उसके टॉप पार्ट पर चित्रा पृथ्वी बोलते हैं उसे। ये चित्रा पृथ्वी उसके टॉप पर, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये अ, कुछ ऐसे बना रखे हैं ना, ये बेसिकली 5 मेरू बना रखे हैं। तो यहाँ पर सेंटर में इतने एरिया में मध्य लोक है अपना। ठीक है, तो ये मध्य लोक क्या है? मध्य लोक में जम्बू द्वीप है, लवण समुद्र आदि असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। असंख्यात से मतलब अनकाउंटेबल, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये जो सर्कल यहाँ दिख रहे हैं ये तो हमें काउंट हो पा रहे हैं। तो आप इनको लिमिटेड ऐसा मत समझिए कि बस इतना ही है। ये दिखाने की अपेक्षा से बस बता दिया कि इस तरह से द्वीप और समुद्र बने हुए हैं। पहले द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र। ठीक है, और ये कहाँ कैसे है? एक राजू चौड़ा एरिया और एक राजू डेप्थ में। ठीक है ना, तो ये क्या है? त्रस नाली बेसिकली। जो हमने ये त्रस नाली देखी थी, ये त्रस नाली, राइट। तो यहाँ पर एक राजू चौड़ा और अंदर में एक राजू, हाँ, त्रस नाली, क्योंकि एक राजू ही चौड़ी है और एक राजू ही गहरी है। ठीक है, तो एक राजू में ऐसे सर्कल सर्कल बना के द्वीप और समुद्र है, और लास्ट का जो समुद्र है वो, अगर आप इस वाले में देखें और अच्छे से समझ में आएगा, तो सेंटर का जो है वो जम्बू द्वीप है, राइट। फिर एक सागर, फिर एक द्वीप, फिर सागर। तो हो क्या रहा है कि जो सेंटर का द्वीप है ना, उसके चारों ओर जो समुद्र है वो दुगने आकार का है। फिर उसके बाद जो द्वीप है वो उसका, उस सागर का दुगने आकार का। फिर उसके बाहर समुद्र, वो उस द्वीप का डबल साइज। फिर जो नेक्स्ट द्वीप है वो इस समुद्र का डबल। तो सब कुछ डबल डबल होता चला जा रहा है, और ऐसे में करते करते जो लास्ट का स्वयंभू रमण समुद्र है वो आधा, एक चौथाई राजू इधर और एक चौथाई इधर, दैट मीन पूरा हाफ राजू का ये स्वयंभू रमण समुद्र हो जाता है। बाकी के हाफ में सारे जितने भी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं वो सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है, तो एक समझ सकते हैं कि राजू कितनी बड़ी चीज होती होगी। ठीक है ना, तो और कितना बताया, जब जम्बू द्वीप
1,00,000 योजन का है, ये हमें समझ में आया। और कितने बता रहे हैं? असंख्यात, राइट? तो क्या कह सकते हैं सिंपली? असंख्यात लाख योजन का एक राजू है। ठीक है? तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई कि असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं मध्यलोक में। ठीक है? अब उसी में ही मनुष्य भी रहते हैं और उसी में तिर्यंच भी रहते हैं। मध्यलोक पूर्व पश्चिम 1 राजू चौड़ा और उत्तर दक्षिण 7 राजू विस्तार वाला है। तो मध्यलोक कहने को मध्यलोक है, लेकिन जो जिसमें जीव मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं वो 1 राजू चौड़ा और 1 राजू चारों तरफ से सेम रहेगा। ठीक है? क्योंकि त्रस नाली में ही हम मनुष्य और तिर्यंच रह सकते हैं। ठीक है? तो ये सिर्फ अ, 3 लोक की अपेक्षा से बात कह रहे हैं, 7 राजू डेप्थ में है अंदर। इसमें जम्बू द्वीप आदि असंख्यात द्वीप और लवण समुद्र आदि असंख्यात समुद्र हैं। असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात ही समुद्र हैं। तिर्यक यानी तिरछा फैला होने के कारण इसे तिर्यक लोक भी कहते हैं। तिरछा फैला होने के कारण का नहीं मतलब समझ में आया। तिरछा फैला होने के कारण प्राची दी, आपको कुछ समझ में आता है तिरछा क्यों कहा इसे? नहीं, मैंने भी नहीं है सुना। ना, पहली बार ही देखा ऐसा वर्ड हुँ। तिर्यक। हाँ। मध्यलोक के बीचों बीच जम्बू द्वीप है, यह थाली के आकार का है। थाली मतलब सर्कल में, है ना? तो गोल है, बीचों बीच सबसे पहला जम्बू द्वीप है। उसी जम्बू द्वीप में हम रहते हैं। उसको और ज्यादा, जैसे अभी हमने ये सर्कल देख लिया, ये त्रस नाली का एरिया है। ठीक है? अब हम इसको और एक्सपेंड कर देंगे, हम सीधा पहुंचे जाएंगे लेट्स से ढाई द्वीप या जम्बू द्वीप में, तो और आगे चलेंगे। ठीक है? इसका व्यास विस्तार 1,00,000 योजन है। जम्बू द्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र है। यह चूड़ी के आकार का है। सभी चूड़ी के आकार के हैं, गोल गोल, है ना? सिर्फ चूड़ी इसलिए बोली क्योंकि जैसे थाली होती है वो कंप्लीट भरी हुई होती है अंदर से भी, राइट? लेकिन चूड़ी क्या है, उसमें सर्कल, आउटर सर्कल है, बीच में से खाली होता है, इसलिए चूड़ी बोल दिया। पहले वाले को जम्बू द्वीप को क्या कहा? थाली के आकार का है। ठीक है? तो चूड़ी के आकार का है। इसका व्यास विस्तार 2,00,000 योजन है। लवण समुद्र घातकी खंड द्वीप से घिरा है। ये नाम आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो पा रहे हैं तो इट्स ओके। मतलब एटलीस्ट जम्बू द्वीप, ठीक है, एक अपने को पता होना चाहिए। दूसरा घातकी खंड और तीसरा पुष्करवर द्वीप। उसका कारण अभी बताएंगे क्यों। अम, तिरछा टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं कह सकते इसको। इट इज इन अ वेरी आई थिंक गुड। तिरछे का मतलब होता है प्रोबेबली इसका रियल मीनिंग है वो वर्टिकली फैला हुआ है लाइक हाँ, स्ट्राइट तो नहीं। एग्जैक्टली, आई थिंक दैट इज ऑल। आई ऑल्सो फेल्ट कि भाई ये जो है सिर्फ सर्कल सर्कल में फैल रहा है, राइट? इट्स नॉट लाइक अ डीप में ऊपर कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ सर्कल में फैला हुआ है, राइट? तो दैट माइट बी द जैसे वर्टिकल, हाँ, जैसे आपने हॉरिजॉन्टल जा रहा है, बस ऐसे ही, राइट? कहीं पर इसमें नीचे या ऊपर नहीं है कुछ भी। हम्म, ठीक। तो लवण समुद्र के बाहर क्या है? घातकी खंड द्वीप। इसका विस्तार इसके 2,00,000 से बढ़ के अब 4,00,000 योजन हो गया। फिर घातकी खंड द्वीप कालोदधी समुद्र से परिवेष्टित है। इसका विस्तार 8,00,000 योजन, क्योंकि 4 का डबल 8। फिर कौन सा द्वीप आया? पुष्करवर द्वीप। पुष्करवर द्वीप पुष्करवर समुद्र से घिरा है। उसके आगे क्रमशः वारुणीवर, क्षीरवर, घृतवर, छौद्रवर, नंदीश्वरवर, वरुणवर, अरुणवर, कुंडलवर, शंखवर, रुचकवर, भुजंगवर, कुशवर, क्रौंचवर आदि एक द्वीप एक समुद्र के क्रम से एक दूसरे को घेरे हुए असंख्यात और द्वीप और समुद्र हैं। तो क्या हुआ कि जम्बू द्वीप का के बाहर कौन सा समुद्र है? लवण समुद्र, राइट? फिर घातकी खंड के बाहर कौन सा समुद्र है? कालोदधी। अब आप नोटिस करिए, पुष्करवर के बाहर पुष्करवर समुद्र। ऐसे ही अब जितने भी द्वीप होंगे उनका सेम नाम का समुद्र होगा, इसलिए अलग अलग नहीं बताए। सिर्फ जम्बू द्वीप और घातकी खंड ही ऐसे हैं जिनके समुद्रों के नाम डिफरेंट है। ठीक है? और अगर आप ये नोटिस करें, पुष्करवर तीसरा द्वीप था, वारुणीवर और फिर क्षीरवर।
याद है हमने देखा था कि क्षीर समुद्र के जल से देवलोग जो हैं भगवान का अभिषेक करते हैं, है ना? तो ये क्षीर सागर का यहाँ से जल भर के वो लेके आते हैं 5वें द्वीप से, ठीक है? फिर घृतवर, नंदीश्वर 8वां द्वीप है जहाँ पर हम नंदीश्वर द्वीप के जो जिनालय हैं उनकी वंदना करते हैं, राइट? यस रीटा आंटी आपने हाथ रेज़ किया। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी-अभी आपने बताया कि अ, मध्यलोक में मनुष्य और तिर्यंश रहते हैं, राइट? हुँ, हुँ। तो फिर एकेंद्रिय और विकेंद्रिय भी हाँ, आ हाँ। जाते हैं? हाँ, 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 तिर्यंच में सभी को ले लेंगे। तिर्यंच में एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी आ जाएँगे, है ना? अ, हाँ, तो फिर हमने कल बात की थी तो क्षीर समुद्र का पानी है, उसमें तो बोलते हैं कि एकेंद्रिय जीव नहीं होते हैं, तो ये कैसी बात चलती है ये? अ, कल हमने कल हमने हाँ, पढ़ा था हाँ, ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो हाँ, किसी ने बताया था कि उसमें तो क्षीर समुद्र में तो एकेंद्रिय जीव नहीं होते हैं। हाँ, हाँ, वो मुझे एक्चुअली बहुत जानकारी नहीं है उस बारे में, कल जानकारी मिली थी अपने को। उसको और रिसर्च कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है वहाँ का जल में कोई एक इंद्रिय जीव नहीं रहता, आई है ना? आई थिंक वो एक्सेप्शन है, क्योंकि एक तो उसका जल का रंग भी सफ़ेद सफेद है। होता है, हाँ, हाँ, हाँ। और क्या कहते हैं उसमें, इसलिए उसको क्षीर सागर भी होता है, और उसमें कोई जीव की उत्पत्ति हो नहीं पाती। ऐसा जैसे अगर आप देखो अपने हाँ, अभी जो ये डेड सी है, उसमें भी कोई जीव नहीं होते, अच्छा। मतलब बहुत हाँ, कम तो होते हैं आई थिंक। उसमें तो इट इज पॉसिबल हो पॉसिबल। सकता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि खाली एक क्षीर सागर ही है अपने पास और सारा पूरा जम जो भी मध्यलोक है उसमें बहुत असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, है ना? हाँ, तो इट इज़ पॉसिबल कि एक जगह या एक सागर ऐसा है जहाँ पर बिल्कुल पानी प्रासुक है ना? तो हो सकता है या पर व्यवस्था। साइंस की दृष्टि से आप देखें तो जल में एकेंद्रिय जीव तो होते ही हैं। हाँ, जल अपने आप में जल का ही जीव है वो तो होगा ही, लेकिन हाँ, जल में जीव हैं वो ज़रूरी हो सकता है वहाँ पर ना हो पाते हों। हो सकता है उसकी इस तरह की कंस्ट्रक्शन है, संरचना है कि वहाँ उत्पन्न ही नहीं हो पाते। जैसे होता है ना कि उबला हुआ पानी 24 घंटे तक प्रासुक रहता है, राइट? तो ऐसा हाँ, क्या हो जाता होगा 24 घंटे तक जीव नहीं हो रहा है। तो जो व्यवस्था यहाँ पर 24 घंटे के लिए बनती है वैसे ही हो सकता है क्षीरसागर के जल की हमेशा की ही रहती हो, है ना? बट यहाँ पे तो हमने पानी उबाल दिया और सीज़न के हिसाब से वो उसमें एकेंद्रिय जीव नहीं उत्पन्न होते, तो हो 24 सकता है घंटे वहाँ का टेम्परेचर ऐसा हो जो उस पानी को हमेशा हाँ, वही उबला हुआ कहने का रहता हो मतलब है नहीं, ना तो कि एक एक चीज ये भी है ना, जो जन्म और मृत्यु होती है वो योनि से होती है। हाँ, हाँ। अगर आपकी योनि की उपलब्धता ना नहीं है हो। वहां पे, तो हुँ, हुँ, जीव हुँ। नहीं नहीं उत्पन्न होंगे। 84 हाँ, लाख प्रकार की योनियां हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर वो योनि नहीं है क्योंकि वहां पर, स्थान वहाँ योनि की, पर नहीं है तो वहाँ हाँ, जीव भी नहीं होगा। वो भी एक टेक्निकल वे है देखने का। वेरी ट्रू। चलिए। या मानने में नहीं आता है बट आई हैव टू डू सम मोर हाँ, रिसर्च। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है आप शेयर कीजिएगा। श्योर। ऑलराइट। थैंक यू। श्योर, थैंक यू। हुँ, नंदा जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम जैसे पूजा वगैरह होती हैं जी। और इवन ये बाकी के दीप हमारे समीप भी हैं, बारूणीवास, क्षीरवार, घटवार, लेकिन हम सिर्फ नंदीश्वर दीप की पूजा ज्यादा करते हैं। तो हाँ। ये क्या कोई स्पेशल दीप है? इसका क्या हाँ, इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल सही है। नंदीश्वर द्वीप स्पेशल द्वीप है क्योंकि वहाँ के जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, वहाँ पर देव लोग जाके उन चैत्यालयों में जो जिन बिंब हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। साल में 3 बार अष्टानिक का जो आती है अष्टानिक पर्व, राइट? अठाइयाँ, उसमें जाकर पूजा करते हैं। तो वो 8 दिन बहुत अ, वो माने जाते हैं ऑस्पिशियस। ठीक है? तो अपन भी वहाँ जा तो सकते नहीं हैं हम लोग, उसका कारण अभी बताएँगे। तो हम क्या करते हैं यहीं पर बैठकर वो नंदीश्वर द्वीप में जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, वहाँ की वंदना पूजन यहाँ पर करते हैं, इसलिए वो स्पेशल है। ठीक है? और किसी दीप में इस तरह की हाँ, वो नहीं इस है, तरह के नहीं रहते हैं। चर्चा हाँ। नहीं है। दो दो में और है, रुचक रुचिवर्कर और कुंडलवर, दो हाँ, और है, रुचक वर में भी हैं, और रुचक कुंडलवर। वर और कुंडल वर में तो लेकिन वहाँ पर आई डोंट नो कि क्यों इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया वो उस इतने सारे नहीं है इसमें, यहाँ पे 52 है, वहां पे हाँ, इतने सारे नहीं, आई थिंक चार इतने चार है। हाँ, 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 हाँ। तो हम लेते हैं नाम रुचक वर का भी एक्चुअली,
जब नंदीश्वर द्वीप की पूजा करते हैं तो इनका नाम भी लेते हैं। और ये विधेय क्षेत्र भी यहीं पर है कहीं पे? विदेह क्षेत्र अभी हम देखेंगे थोड़ा, अपने अभी आएगा चर्चा उसकी। वो जम्बू अच्छा, द्वीप में और 3 जगहों पर है। ठीक है। अच्छा। हुँ, एक चीज और, लास्ट क्वेश्चन, जी, जी। कि इनमें से एक द्वीप में से दूसरे द्वीप में क्या जाया आया जाया सकता है क्या? नहीं आया जा सकता। ये बीच में इतना ओनली बड़ा समुद्र है इसकी वजह से? हाँ, उसके लिए विशेष शक्ति, विशेष विद्या चाहिए। तो जो विद्याधर होते हैं, राइट? वो तो जा हम्म, सकते हैं। लेकिन हम जैसे सोचे कि हम एरोप्लेन ऐसा कोई बना लें, चले जाएँ, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये ना मापे जा पाने वाला है। मतलब 1 अच्छा। लाख योजन आप सोचिए, राइट? ऐसा नहीं, कोई हम विमान। एक तरह के जीव हैं, हम मानव हैं, हम हाँ, जम्बू द्वीप में रहते हैं। हाँ। तो ये जो आगे के द्वीप में, इनमें भी लाइफ है ना? हाँ, 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 वो वहाँ भी चर्चा भी। मनुष्य हाँ, और वो चर्चा प्रियंका अभी है? आने ही वाली है, आपको अच्छा, बिल्कुल क्लियर अच्छा, हो जाएगा। हुँ, अच्छा। ठीक है, बिल्कुल आपके इसी क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पर ये जितने भी द्वीप दिए हैं, राइट? तो उसमें क्या है, ये आदि वर्ड यूज़ करने से, क्योंकि असंख्यात हैं, सबके नाम तो यहाँ नहीं दे सकते। तो क्रॉचवर आदि, एक द्वीप एक समुद्र, क्रम से एक के बाद एक दूसरे को घेरे हुए असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। सबसे अंत में स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र है। ठीक है, सबसे लास्ट वाले द्वीप का नाम स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र है। सभी द्वीप और समुद्र चूड़ी के आकार के हैं, सिवाय एक जम्बू द्वीप को छोड़ के। बाकी सभी चूड़ी के आकार के हैं, मतलब बीच में से खाली टाइप के जो आकार होता है। पुष्करवर द्वीप के आगे के सभी द्वीप समुद्रों के नाम समान है। ये हमने अभी बात करी थी। समस्त द्वीप समुद्रों का विस्तार पूर्ववर्ती द्वीप समुद्रों के विस्तार से दूना दूना है। ठीक है ना? ये हो गया क्लियर यहाँ तक, कि जम्बू द्वीप का जो बाहर जो हाँ, हाँ। समुद्र है वो डबल, फिर उसके बाद घातकी खंड उसका डबल, फिर घातकी खंड के बाहर जो समुद्र है वो, है ना? तो ऐसा करते करते जो लास्ट का स्वयंभू रमण आता है वो आधा राजू का हो जाता है। तो इसका मतलब बाकी के आधे राजू में सारे बाकी के सारे द्वीप और समुद्र आ जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं मनुष्य लोक की, कि इस पूरे उसमें, इसमें सब में मनुष्य कहाँ रह सकते हैं? इज देयर एनी लिमिटेशन? ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि उनमें 2.5 द्वीप और 2 समुद्रों तक मनुष्य का क्षेत्र है। 2.5 द्वीप कौन से? जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र आ गया, फिर घातकी खंड द्वीप, फिर कालोदक समुद्र आ गया, और फिर पुष्करवर द्वीप का आधा भाग। 2.5 बोला ना, 2.5 मतलब पूरा जम्बू द्वीप, पूरा घातकी खंड, 2 हो गए, और पुष्करवर द्वीप का आधा भाग मनुष्य क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि मनुष्य उतने ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेट मी ओपन 2.5 द्वीप का। हालांकि बहुत अच्छे तरीके से नहीं बना हुआ, लेकिन जस्ट जानकारी के लिए 2.5 द्वीप का दिखा रहे हैं, है ना? 2.5 द्वीप में ये बीच का जो है ये जम्बू द्वीप हो गया, है ना? प्रोपोर्शन बहुत सही नहीं है, क्योंकि इस गोलाई से फिर ये और डबल हो जाना चाहिए था, फिर ये और डबल ऐसा, राइट? तो एक जम्बू द्वीप, फिर ये घातकी खंड, बीच में 2 समुद्र आ गए, राइट? और फिर ये पुष्करवर, राइट? तो ये पुष्करवर क्या है? आधा है, इसका आधा और है, लेकिन बीच में एक मानुषोत्तर पर्वत बिल्कुल उसको हाफ में कट करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से मनुष्य जो है मानुषोत्तर पर्वत जो आ जाता है उसको क्रॉस नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसलिए इसको मनुष्य को क्या बोलते हैं? मनुष्य कितने द्वीप, कितना देर दूर तक जा सकता है? 2.5 द्वीप। ठीक है, इफ यू रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ विष्णु कुमार मुनि, है ना, जिन्होंने 700 मुनिराजों पर उपसर्ग को रोका था। तो जब उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाया था उस उपसर्ग को रोकने के लिए, तो बढ़ते बढ़ते उनका हाथ कहाँ तक चला गया था? जब वो हाथ बढ़ाया था कि पैर बढ़ाया था, तो बढ़ाते बढ़ाते मानुषोत्तर पर्वत तक। ठीक है ना? तो उसके बाहर क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि उसके बाहर मनुष्य का क्षेत्र नहीं है। कितनी भी रिद्धिधारी हो, है ना? हमने पद्म पुराण जी में भी पढ़ा था कि एक विद्याधर ने देखा कि अरे ये विमान किधर जा रहा है
है ना, देवों का विमान जा रहा था सजा धजा। तो उसको लगा कि अरे ये मनुष्य विमान कहाँ जा रहा है, तो देखा तो वो मानुषोत्तर पर्वत को क्रॉस कर गया। अब विद्याधर जो था वो मानुषोत्तर पर्वत तक जाकर रुक गया। तो तब उसने अंदर में ऐसे भाव करे कि मैं क्या कुछ ऐसा करूं जो अगला भाव मुझे ऐसा देवों की तरह मिले, ताकि मैं भी नंदीश्वर द्वीप जा सकूं, है ना। तो इस तरह से कितनी भी शक्ति हो, कितनी भी विद्याएं हो, मनुष्य उस मानुषोत्तर पर्वत को नहीं क्रॉस कर सकता। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, पुष्करवर द्वीप के मध्य भाग में वलय के आकार का, वलय मतलब सर्कल में, मानुषोत्तर पर्वत स्थित है। यह पुष्करवर द्वीप को 2 भागों में विभाजित करता है। मनुष्य इस पर्वत को पार नहीं कर सकते, इसलिए मानुषोत्तर यह इसकी सार्थक संज्ञा है। लेट्स सी इफ इट इज इन हियर। नहीं, यहाँ पर नहीं है, तो कोई नहीं, जब मिलेगा तब और अच्छे से देख पाएंगे। इसी कारण 2.5 द्वीप और 2 समुद्र तक के क्षेत्र को मनुष्य लोक कहते हैं। मनुष्य लोक का विस्तार 35 लाख योजन है। सबको मिला दिया तो 35 लाख योजन बन गया। आगे के सूत्रों में 45 लाख, चारों 45 45, हाँ 45 लाख योजन है। थैंक यू। आगे के सूत्रों में मनुष्य लोक का सांगोपांग विवेचन है। सांगोपांग मतलब जो उसके अंग उपांग है, मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट्स के साथ, जैसे हर एक का जम्बू द्वीप में क्या क्षेत्र है, कैसे पर्वत हैं, नदियां हैं, इसलिए सांगोपांग विवेचन है। उससे पहले जम्बू द्वीप की संरचना जान लेनी चाहिए। जम्बू द्वीप जो हम देखते हैं हमेशा, राइट, यहाँ पर जो भले ही हमें एक डॉट के तरह से दिख रहा है, लेकिन जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं, राइट, तो वो इस तरह का जम्बू द्वीप। और बहुत अच्छा अगर प्रोपोर्शन वाइज देखना हो तो ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें भले ही सॉरी, ये वाले में भले ही बहुत मतलब डिटेल्स अच्छे से ज़्यादा डिटेल्स दी हुई हैं, और इस वाले में अपने को ऑनलाइन भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे सब है। तो इसमें डिटेल्स तो बहुत ज़्यादा नाम वगैरह नहीं है, लेकिन इसमें प्रोपोर्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो इसलिए अपन लेट्स फॉलो दिस मैप। तो ये जम्बू द्वीप का पूरा चित्र है। सर्कल में था ना, हमने देखा था एक डॉट दिख रही थी तब, तो अब उसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड कर दिया तो क्या हुआ कि समस्त द्वीप और समुद्रों के मध्य थाली के आकार वाला जम्बू द्वीप है। इस द्वीप में 7 क्षेत्र हैं: भरत, हैमवत, हरिवत, विदेह वर्ष, रम्यक वर्ष, हैरण्य वर्ष, वर्ष या क्षेत्र कहिए एक ही बात है, और ऐरावत नामक 7 क्षेत्र हैं। तो इसमें देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है डार्क ब्राउन सा, राइट, ये इतना सा जो एरिया है ना, इतना सा है भरत क्षेत्र। भरत, भारत, भारत जोन देख रहे हैं ना, भारत जोन इतना सा है। फिर उसका डबल साइज का बीच में एक पर्वत आ जाता है, हिमवन पर्वत। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्षेत्र हेमवत, ठीक है, फिर उसका डबल हिमवान पर्वत, फिर हरि क्षेत्र, ठीक है। फिर ये जो आया ये विदेह क्षेत्र, ठीक है, जिसकी हम हमेशा चर्चा सुनते रहते हैं, ठीक है। तो ये विदेह क्षेत्र, इसमें पूरब और पश्चिम 2 हो जाते हैं, पूर्व विदेह क्षेत्र और पश्चिम विदेह क्षेत्र, ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और पर्वत आ गया, फिर रम्यक क्षेत्र, फिर ऑपोजिट चलना शुरू हो गए, कम कम होने शुरू हो गए। रम्यक क्षेत्र, हैरण्यवत और ऐरावत, है ना। तो देख रहे हैं आप, ऐरावत और भरत ये दोनों सेम टू सेम है। तो ऐसा सिस्टम है कि अगर हम इसको फोल्ड कर दें तो दोनों जैसे छाप दिए जाते हैं ना एक दूसरे के सिमिलर, वैसा इनका भारत क्षेत्र का पूरे जम्बू द्वीप का हिसाब है। डिटो कॉपी हो जाती है आधा जम्बू द्वीप, ठीक है, आधा एक तरह से है, सेम टू सेम उसका आधा दूसरी साइड पर है, ठीक है। तो ये नाम हो गए भारत क्षेत्र, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत, ऐरावत, ठीक है। ये नाम हमने अभी यहाँ पर पढ़े।
भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। ठीक है, तो ये तो 7 तो क्षेत्र हो गए और 6 कुलाचल पर्वत, मतलब बड़े बड़े पर्वतों के एरियाज जो कि इन क्षेत्रों को डिवाइड करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। क्या है? हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। तो ये सिर्फ नाम याद करने के अपेक्षा से है। जैसे हिमवान, ये जो भरत क्षेत्र के बाद दिख रहा है ये येलो कलर में, क्योंकि ये गोल्डन कलर का रहता है इसलिए इससे दिखाया इसको। फिर ये सिल्वर कलर का रहता है तो इसलिए ऐसे दिखाया। तो हिमवान, महाहिमवान, निषद, फिर नील, रुक्मी और शिखरनी, शिखरिन, है ना? हाँ, कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये पूछ रही थी चारू जी कि हम जितने तीर्थंकर भगवानों की बात करते हैं या तो हम भरत क्षेत्र या विदेह क्षेत्र के बारे में करते हैं, तो बाकी जो 1.5 द्वीप और है जहाँ पे मनुष्य होते हैं वहां पर तीर्थंकर भगवान भी होते हैं या नहीं होते? हाँ, जो बाकी का 1.5 है वहां भी होते हैं, सेम व्यवस्था होती है वहां भी। ठीक है, वहां भी भरत क्षेत्र है, वहां ये सारे क्षेत्र हैं एक्चुअली। ठीक है, डबल है इनफैक्ट तो वहां हर पर। द्वीप पे ये सारे क्षेत्र होंगे? हाँ, सेम टू सेम वहां पर इनफैक्ट डबल है ये। वहां पे 2 भरत क्षेत्र हैं, 2 दो सारे सारे डबल लगा लीजिए, 2 भरत, 2 हेमवत, 2 हरि, इस तरह से। ठीक है, वो चार्ट में देखेंगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, हम्म। थैंक यू। हाँ, रीटा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था चारू जी कि जैसे महाविद्य क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल होता है, हम्म। तो ऐसे बाकी के क्षेत्रों में भी क्या ऐसा होता है कि वहां पे काल चक्र जो भरत क्षेत्र में है वही होता है? नहीं, भारत और ऐरावत की व्यवस्था अलग है। बाकी जो हैरण्यवत, रम्यक, हरि, हेमवत, इनमें तो भोग भूमि ही रहती है। ठीक है, तो दूसरा तीसरा काल चलता है। ठीक है, ये जो विदेह क्षेत्र है इसका जो ये पार्ट देख रहे हैं ना, इसमें तो भोग भूमि है। ठीक है, और बाकी जो ये एरिया है जो डार्क ब्राउन है ये कर्म भूमियां हैं। ठीक है, तो विदेह क्षेत्र में कह सकते हैं कि जो कर्म भूमियां उनमें चौथा काल चलता है, और बाकी जो ये भोग भूमि है उसमें सुषमा काल, प्रथम जो काल है सबसे उत्तम सुख वाला, ठीक है, वो काल चलता है। ठीक है, तो फिर उसके वहां पे अलावा तीर्थंकर होते हैं क्या? नहीं, तीर्थंकर भोग भूमि में नहीं रहते लेकिन कर्म भूमि में रहते हैं। इस डार्क एरिया में ही तीर्थंकर होते हैं। हम्म। ठीक है, हम्म। और जो ये भरत क्षेत्र है उसमें भी सिर्फ जो काल का विभाजन होता है, जो ये 6 काल चलते हैं, ये सिर्फ आर्य खंड में होता है। ठीक है, नॉट इवन मलेच्छ खंड में, नॉट इवन विजयार्थ पर्वत, सब जगह चतुर्थ काल ही रहता है। सिर्फ आर्य खंड ऐसा है, चाहे वो भारत क्षेत्र का हो चाहे वो ऐरावत क्षेत्र का हो, उसमें ही काल का परिवर्तन होता है। ओके, हाँ, थैंक ठीक यू। है। भूमिका जी आपने हाथ रेस किया। चारू जय जी ने। जय तो जी। वो जो दूसरे आपने बताया कि वहाँ पे 2 भरत क्षेत्र हैं और हाँ, सब कुछ 2-2 है, तो हम्म, वहाँ के जो तीर्थंकर होते हैं हम्म, उनके वैसे ही होते हैं जैसे इस वाले भरत क्षेत्र में हाँ चल रहे हैं, तो हाँ, सेम नाम सेम होता है। आई नो सोल तो डिफरेंट होती है, बट क्या नाम नाम सेम होते हैं? नाम ऐसा कहीं पढ़ने में तो नहीं आया, आई डोंट थिंक उनके नाम सेम होंगे। सिर्फ विदेह क्षेत्र का, और वो भी ये नहीं मालूम मुझे कि धारतकी खंड के विदेह क्षेत्र में भी सेम ही 20 तीर्थंकरों वाले नाम होंगे या उनके नाम अलग होंगे। ठीक है ना, तो वो चीज देखी जा सकती है। आई हैवंट हर्ड दैट कि बट उनमें 24-24 मतलब 48 तो वहां पर हाँ हैं ही, हाँ, सेम, मतलब बाकी होते हैं, व्यवस्थाएं सेम है, सेम रहती नाम हैं, का नहीं बट श्योर है। ठीक है चारू जी, थैंक यू। नाम तो अलग अलग होने चाहिए बिकॉज है ना? एट वन हाँ टाइम महाविद्य क्षेत्र में 120 तीर्थंकर की आवश्यकता है, हो सकते हैं। हाँ, तो फिर एक ही नाम होगा तो फिर कैसे 120? नहीं नहीं नहीं, जो ऐसे वो फिर पूछ रही है ना, विदेश क्षेत्र में। हाँ हाँ वो जी, पूछ रही है कि जम्बू द्वीप के जो भरत क्षेत्र में जो नाम है, क्या हाँ, वही घातकी खंड के भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के भी नाम होंगे? तो ऐसा नहीं मानिएगा, क्योंकि वहां तो 2 भरत क्षेत्र हैं, राइट? तो दोनों भरत क्षेत्रों हाँ। में सेम नाम तो ऐसा नहीं लग रहा है नॉर्मल। अगर ऐसा कुछ होता तो पढ़ने में भी आ जाता,
राइट। या बट विदेश क्षेत्र में जैसे सिमंदर स्वामी, वो तो एक हाँ, ही नाम चलता रहता है ना उनका वो तो। आप, हाँ, वो व्यवस्था बहुत अनयूजुअल सी है कि 20 तीर्थंकरों के नाम कहने को वहां 160 मैक्सिमम हो सकते हैं, राइट, लेकिन मिनिमम हमेशा रहेंगे ही रहेंगे 20 शाश्वत। तो वो एक अलग ही व्यवस्था है विदेश क्षेत्र की, ठीक है। हाँ, बट वो जो 20 रहते हैं उनके हाँ, नाम उनके नाम सेम शाश्वत सेम रहेंगे, यस। हाँ, एक सीमंदर निर्वाण गए तो दूसरे सीमंदर वहां पर केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। राइट, थैंक यू। दैट इज ट्रू। हाँ, बहुत अलग सी व्यवस्था है। अब जो नेचर है वो नेचर है ना। अपने को सिर्फ वाव कर सकते हैं, राइट, कि कैसे चलता है ये सब कुछ। अपन सोचिए कि कहाँ हम भारत क्षेत्र के इस छोटे से एरिया में, पूरी पृथ्वी है अपनी, और उस पृथ्वी के सोचिए एक छोटे से अमेरिका में इस टाइम हम हैं तो, और ये पूरा जम्बू द्वीप, और उसके बाहर 1.5 द्वीप और, राइट। तो कभी सोचने में आए, जब कभी अपना ईगो बहुत हाई चला जाता है ना, तब हम अगर ऊपर से देखें कि हम बहुत ऊपर पहुंच गए, पहले स्वर्ग तक भी अगर देखें नीचे झुककर, तो लगेगा कि मतलब जैसे हम चींटियों को देख के सोचते हैं ना कि भाई देखो कैसी छोटा छोटा जीव है, ऐसे ही ह्यूमन बीइंग भी बहुत छोटे दिखते हैं अगर हम कभी एरोप्लेन से देखें, और भीड़ की भीड़ दिखाई देती है ऊपर से। तो बहुत सोचने वाली चीज है कि हम कहाँ हैं जरा सी जगह में, है ना, और कितना बड़ा ईगो लेके चलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई। 7 क्षेत्र। हाँ एक क्वेश्चन था, हाँ। जैसे यहाँ पे इतने सारे जो क्षेत्र हैं, हम्म। तो क्या भारत क्षेत्र से बैक होके हम दूसरे इसी क्षेत्र में विधेय क्षेत्र या रम्यक क्षेत्र इनमें भी जा सकते हैं? हम जा सकते हैं कि नहीं? हम बिल्कुल जा सकते हैं। मरने के बाद हाँ हाँ हाँ। तो क्या होता है नॉर्मली, भारत क्षेत्र से विदेह में जाना मुश्किल होगा। कर्म भूमि में, कर्म भूमि का मनुष्य कर्म भूमि में ही चला जाए, विच इज वेरी वेरी रेयर, बहुत ही रेयर है। क्योंकि जब कोई मनुष्य ऐसे कार्य करता है, राइट, सम्यक्त्व प्राप्त हो गया, तो वो क्या होता है उसके साथ, आयु अगर बाद में बंधी, स्वर्ग में सम्यक्त हो गया तो देवगति में जाएगा, राइट। हाँ और अगर उसने मनुष्य आयु का बंद कर लिया, ठीक है, तो वो भोग भूमि में जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो भोग भूमि हो गई हेमवत, हरि, इवन विदेह क्षेत्र का जो ये वाला सेंटर पार्ट है वो रम्यक, हैरण्यवत, जहां भी भोग भूमि है वहां जा सकता है कोई, इसमें वो नहीं है। और जरूरी नहीं है कि जम्बू द्वीप के में जाए, वो घात की खंड में भी जा सकता है। इसी तरह से भोग भूमियां और भी हैं, राइट। तो घात की खंड की भोग भूमि में भी तो जा सकता भोग है और भूमि तो पुष्कर में। ज्यादा अच्छी जगह है ना कर्म भूमि से? अम, इज इट लाइक अ अपेक्षा, स्वर्ग? अपेक्षाकृत। ये स्वर्ग जैसी तो हो गई ये भोग भूमि, इसमें और स्वर्ग में क्या फर्क है? नहीं, ऐसा बोलते हैं कि जो एक चक्रवर्ती, भरत क्षेत्र का एक चक्रवर्ती जो साम्राज्य भोगता है, ठीक है, वो उसके कई गुना भोग भूमि में एक सामान्य मनुष्य भोगता है, ठीक है। और जो एक भोग भूमि का सामान्य मनुष्य भोगता है जो सुख, उत्तम भोग भूमि का, उसका कई गुना स्वर्ग का देव भोगता है, ठीक है। तो आप देख ठीक। सकते हैं, भोगों की अपेक्षा स्वर्ग के सुख की कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। अब रही बात कि कर्म भूमि अच्छी है कि भोग भूमि अच्छी है, तो कर्म भूमि से हम अपना कल्याण कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि संयम जो है वो कर्म भूमि में ही पॉसिबल है। भोग भूमि में क्या देखा था हमने, कल्प वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्षों से जो मांगा, तुम्हारी इच्छा हुई कि अरे आज ये खाना है, तो मांगा और हो गया पूरा, राइट। जो पहनना है, जो ओढ़ना है, सब कुछ मिल रहा है वहां पर। तो तुम संयम रख ही नहीं पाते वहां पर, ठीक है ना। तो इस अपेक्षा से भोग भूमि को कर्म भूमि से अच्छा नहीं माना जाता। कर्म भूमि का मनुष्य बनना, उसमें भी जैन कुल में पैदा होना, उसमें भी अच्छे साथ का मिलना, तो हमें डेली एक बार इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये कि हम इस काल में, पंचम काल में, भरत क्षेत्र में, कर्म भूमि में, है ना, आर्य खंड में पैदा हुए। हम मलेच्छ में भी हो सकते थे, राइट। तो हमारा कल्याण होना है इसका मतलब, ठीक है। और आज हम जो पढ़ रहे हैं उससे निश्चित मानिए कि देवगति तो होगी ही होगी।
क्योंकि जितना मन से पढ़ेंगे उतना सम्यक दर्शन के और क्लोज जाएंगे। हाँ, थैंक यू। श्योर। तो सॉरी, कर्म भूमि से कर्म भूमि में नहीं जा सकते, तो अभी अभी हम जो मनुष्य हैं हाँ, वो जब इसी कर्म भूमि में तिर्यंच बन के आ सकते हैं, छठे जो भी गंदा काल आएगा, छठा काल दुष्मा दुखमा, तो उसमें हम तिर्यंच बन के आ सकते हैं, बट मनुष्य बन के नहीं आ सकते। उसी में तिर्यंच बन के आना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आ सकते हैं, है ना। नॉर्मली अपन ने क्या पढ़ा था कि उसमें जो आएंगे जीव वो मोस्टली नरक से आएंगे, है ना, तो क्योंकि अगर ऐसे इक्वेशन बैठा हो तो फिर हम नहीं आएंगे, मतलब छठे काल में, दुखमा दुखमा काल में हमारा, फिर अगर हम तिर्यंच भी नहीं बनेंगे, हाँ, नरक में हम जा सकते हैं, बट अगर इसी इक्वेशन से हम बात करते हैं तो कर्म भूमि से हम कर्म भूमि में नहीं जा सकते एज अ हाँ, मनुष्य, हाँ, हाँ, तो वो वाला वो कैंसिल हो गया, और हम हाँ, तिर्यंच भी नहीं बन सकते क्योंकि वो नारकी जीव आते हैं, तो हाँ, बेसिकली बिल्कुल, हम बच गए दुखमा दुखमा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए बोला कि ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए कि हम बहुत अच्छे जोन में है इस टाइम, बहुत ही अच्छा। ठीक है ना, थोड़ा सा और पुरुषार्थ बढ़ा लेंगे तो हम डेफिनेटली अपना कल्याण कर जाएंगे। ठीक है ना। चारू जी, आर्य और म्लेंच जो खंड है वो भारत जोन में है, राइट? जी। हम लोग आर्य खंड में रहते, तो म्लेंच खंड कहाँ पे है? मलेच अभी और इसको एक्सपैंड करेंगे ना भारत क्षेत्र को, तो फिर दिखाई देगा आपको। ये जो ब्राउन एरिया है ना, ठीक है, इसमें जो एक डार्क ब्राउन लाइन है वो विजयार्थ पर्वत की लाइन है। ठीक है, विजयार्थ पर्वत भारत क्षेत्र को हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, उसमें जो ये दो नदियां दिख रही हैं, राइट, दो नदियां और ये विजयार्थ पर्वत, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है 6 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये जो यहाँ वाला एरिया है ये आर्यखंड है, बाकी के जो 5 एरिया दिख रहे हैं ये सब मलेच खंड है। और वहां पे कौन रहता है? वहां पे भी मनुष्य रहते हैं, मनुष्य तिर्यंच ही रहते हैं, लेकिन वो ऐसे हैं जहां धर्म नहीं मिलता उन्हें। ठीक है ना, वहां धर्म नहीं है। मलेच बिल्कुल मतलब बिना धर्म वाले जो मनुष्य रहते हैं उनको मलेच कहते हैं बेसिकली। आएगी वो चर्चा भी, है ना। तो पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ जो है, वो आर्यखंड में आती है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं क्योंकि जैन भूगोल जो है वो करंट भूगोल से बहुत डिफरेंट है। ठीक है ना, तो इसलिए जो हमारे आचार्य कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो आर्यखंड है उसमें पूरी पृथ्वी आ जाती है। ठीक है। शुक्रिया। ठीक है, चारू जी, एक चीज मुझे पूछनी थी, थोड़ी अनरिलेटेड है। जैसे जब हम ये सब पढ़ते हैं तो इनको विजुअलाइज करना इतना इजी नहीं है, जैसे आपने भी मेंशन किया कि अभी जो करंट भूगोल है उससे बहुत डिफरेंट है ये। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा बिलीफ भी कई बार मतलब नहीं हो पाता है किसी किसी चीज पे। तो क्या ये मतलब इस टाइप की थॉट्स आना, मतलब कैसे उनको मैनेज करना चाहिए? मतलब क्या ये पाप का वो होता है कि हमें ऐसे थॉट्स आ रही हैं, विश्वास नहीं हो रहा? एक इस बारे में मैं आपको जवाब देना चाहूंगी, अगर चारू आप कहें तो। हाँ, 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 गो अहेड, गो अहेड। हाँ, एक्चुअली आज से 50 साल पहले जब हम महाभारत पढ़ते थे और देखते थे कि कृष्ण ने संजय को आंखें दे दी कि आप अपना वो युद्ध का दृश्य देख सकते हो वहां महल में बैठे हुए, तो हम लोग को लगता था अरे ये कैसे हो गया, इम्पॉसिबल है। लेकिन आज के टाइम में हम इस बात को रिलेट कर सकते हैं क्योंकि आज हमारे पास इतने वीडियो कैमरास है, वीडियोस हैं और टेलीकास्ट है, तो दैट इज पॉसिबल। तो अभी भी जो साइंस है हो सकता है उसमें मतलब कुछ कमी हो जो बाद में क्लियर हो, और ये हम जो अभी फोटोज वगैरह देखते भी हैं अपने 9 से उसकी प्लैनेट्स की और उसकी, तो हो सकता है कहीं कुछ कमी है। तो जैसा कि पहले शुरू में ही कहा कि थोड़ा सा विनम्र होके इसको करिए, बस वही सा। बहुत सुंदर नंदा जी। एक चीज और आई वुड लाइक टू ऐड, मेरे मेरे को किस तरह से इसमें हेल्प मिलती है, तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि इट इज टफ फॉर एवरीवन जब तक हम अपनी आंखों से ना देख लें कुछ भी, है ना। तो फिर कल तो होता है, तो क्या है कि ये स्वर्ग होते हैं कि नहीं, नरक होते हैं कि नहीं,
तो एक बार मैंने, मतलब देखो, इतना भी श्रद्धान की विषय है कि हम जो साधु हैं उनके ऊपर श्रद्धान तो करते हैं, राइट, कि उनका सत्य महाव्रत है, करेक्ट। हाँ। और सत्य महाव्रत की वैल्यू हम जानते हैं। हम छोटा सा नियम भी लेते हैं घर में कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, राइट। तो हम कितना एफर्ट्स लगाते हैं सच बोलने में, राइट। तो जो साधु हैं हमारे, उनका नियम है कि वो सत्य महाव्रत से रहेंगे, ठीक है। अब उनके मुंह से जो भी निकल रहा है वो सच निकल रहा है, ठीक है ना। तो अगर आचार्य ये बात बता रहे हैं कि ऐसा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उनका सत्य महाव्रत था। और वो बहुत बड़ी चीज होती है, अपन सोच भी नहीं सकते सत्य महाव्रत कितनी बड़ी चीज है। जो झूठ भी मतलब सोचकर, मतलब जिसमें किसी का भला हो रहा हो ऐसा झूठ बोलते हैं, ताकि दूसरे को हिंसा से बचाया जा सके, जिससे कि दूसरे का आत्म कल्याण हो सके, ईच एंड एवरी बात। और उसी से रिलेटेड, तो पता नहीं आप लोग को कैसा लगेगा सुन के, लेकिन एक ऐसे ही साधु हैं, उन्होंने कुछ जो व्यंतर जाति के देव होते हैं उनसे कनेक्शन रखा करके, एंड दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि जो शांति सागर महाराज जी हुए, सभी ने नाम सुना होगा उनका, हाँ। राइट। शांति सागर, हाँ, शांति सागर महाराज जी इस समय कहाँ है, ठीक है। तो ये क्यूरोसिटी, आउट ऑफ क्यूरोसिटी ही आस्क्ड। तो उन्होंने कहा कि मेरे अवधि ज्ञान के क्षेत्र से बाहर है। तो उन्होंने अपने इंद्र से, जो उनके वो हैं मेन, उनसे जाकर पता किया कि वो जीव आज कहाँ है। क्यूरोसिटी तो होती है देवों में भी, राइट। तो उनसे पता किया, तो फिर पता चला कि वो वैमानिक देवों में है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये बात इतनी अंदर में बैठ गई कि ठीक है, हमने नहीं देखा, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि वो वैमानिक देवों में है, तो वैमानिक देव कुछ होता है, वैमान कुछ होते हैं, राइट। तो इतना प्रमाण मेरे हिसाब से मेरे जैसे के लिए बहुत था इन सब बातों पर विश्वास करने के लिए, ठीक है ना। अब हम हर चीज को तो कंफर्म नहीं करते रह सकते, ठीक है ना। एक एक्सपीरियंस मैं और शेयर करूँ आप लोगों को, जी। अगर आप कहें तो। चल। जब मेरा बेटा छोटा था, उसको बहुत ज्यादा फूड एलर्जी थी, तो मैं इंडिया में उसको लेकर गई थी और एक से मिली थी जो भक्तांबर का बहुत पाठ करते थे तिजारा जी में जाके। तो कहते थे कि हमको थोड़ा सा ज्ञान है। तो उन्होंने इंडिया में, वो बहुत ही एक छोटे से विलेज के थे, एटा नाम है उस जगह का, यूपी में, वहाँ के थे। और उस टाइम तो कंप्यूटर वगैरह भी नहीं थे, मतलब इतने, आई डोंट थिंक ही एवर यूज द कंप्यूटर। तो उन्होंने वहां बैठकर यहाँ मेरे यूएसए के घर का नक्शा बता दिया था। ओ बाप रे। जरा से, मतलब उनको सिर्फ भक्तांबर का पाठ करते थे, बहुत डेडिकेशन के साथ। तिजारा जी जाते थे हमेशा, जो भी उनका दिन होता था। तो काफी लोग उनसे कुछ पूछते थे, तो अगर वो एक, मतलब वैसे वो नॉर्मल लाइफ लीड करते थे, हाँ, अपनी शॉप चलाते थे और नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का और एक बच्चे सिद्धि थे। थी बेसिकली उन्हें। लेकिन बस एक भक्तंबर के पाठ से जो उनको नॉलेज आई थी, उससे उन्होंने मेरे अमेरिका के घर का हाँ, नक्शा बता दिया था कि क्या ज्योग्राफी है। हाँ, तो आप ये तो सोच सकते हैं ना कि ये अब हमारे बड़े ऋषि बड़े मुनि थे। आचार्य, हाँ, हाँ, तो ये सब उनके ज्ञान में झलका, तो उन्होंने बताया है ना। तभी हम बोलते हैं ना कि गौतम गणधर से, महावीर भगवान से गौतम गणधर, और गौतम गणधर से हम तक पहुंच रहा है, ठीक है ना। क्लियर हुआ। हाँ। हाँ, थैंक यू। हाँ, थैंक यू नंदा जी, थैंक यू। नंदा जी, थैंक यू। तो इसी तरह से अपना विश्वास बना के रखिए। कोई, जितना हम इसमें दृढ़ता रखेंगे, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धान होने से ही सम्यक दर्शन की स्थिति बनती है, भूमिका बनती है, राइट। तो अगर हम उसमें डाउट लाएंगे कहीं से भी, कैसा भी डाउट हो, उसे क्लियर कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। दृढ़ता जरूरी है। दृढ़ता कब आती है? जब विश्वास होगा कि हाँ, जो ये बात है, क्योंकि देखिए मोक्ष भी किसी ने नहीं देखा है, राइट। तो हम आज जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, स्वाध्याय करते हैं कि कल को हमें भी मोक्ष पाना है, तो अगर जब मोक्ष में बिलीव करते हैं तभी तो मेहनत कर रहे हैं। तो वो जब बिलीव कर पा रहे हैं हम, तो बाकी चीजों में भी अपन अपने बिलीव को मान के चलें, ठीक है। हाँ। चलिए, ठीक है। तो हमने आज क्या देखा? 7 क्षेत्र हैं और 6 कुलाचल,
ठीक है। और ये क्या करते हैं, पूरब पश्चिम लंबायामान ये चाहों पर्वत भरत आदि क्षेत्रों को विभाजित करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो ये पद्म महापद्म वगैरह जो तालाब हैं बड़े बड़े, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए हमने जो देखा था वो यही कि 7 क्षेत्र हैं और उनको बीच में डिवाइड करने वाले ये विशाल विशाल पर्वत हैं। ठीक है। इन पर्वतों पे क्या है वो सब हम और देखेंगे, एक एक पर्वत और एक एक क्षेत्र के बारे में अभी आगे आएगा। ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? चारू, ये क्षेत्रों में कितने ज्योतिष देव होते हैं, लाइक चंद्रमा कितने होते हैं, सूर्य कितने होते हैं, ये आगे आएगा? हाँ, ये सब आएगा अभी, जो जब देवों के बारे में पढ़ेंगे ना तब उनमें सब आएगा, है ना, और ठीक। कहाँ होते हैं सब। हाँ ठीक है। आई नो क्वेश्चंस बहुत हैं लेकिन सब कवर करेगा, ये बहुत अच्छा अपना विषय है। अगर एक मेरे क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने बोला कि एक ऋषि ने व्यंतर देव से पूछा अपने एक महाराज आचार्य जी के लिए कि वो कहाँ है जी। तो किसी को कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि उसकी कोई क्यूरियोसिटी को कोई जवाब मिला हो, तो जो अगर कभी सपने में भी हमें कुछ हमारे जो मन में चल रहा होता है उसका जवाब मिलता है, कभी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमें आगे का फोरकास्ट हो जाता है या उसका जवाब मिल जाता है, तो कुछ आपको पता है कौन आके उसका जवाब देते हैं? कौन आकर जवाब देता है या हमें सपने में कैसे उसका एकदम एग्जैक्ट आंसर मिल जाए? हाँ, इसमें अपनी खुद की सबकॉन्शियस में इतनी पावर रहती है एक्चुअली, वी एक्चुअली नो एवरीथिंग। फ्यूचर का भी हम देख पाते हैं। हाँ, हम हमारे अंदर वो सबकॉन्शियस में इतनी पावर है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते कि हमारे सबकॉन्शियस में कितनी पावर है। मतलब हम फ्यूचर को, जैसे आप बता रहे हैं ना वो भक्तामर जी वालों के लिए, ऐसी ही हम भी उसको सिद्ध कर सकते हैं। इट्स जस्ट हमारा फोकस नहीं रहता। ठीक है ना। तो ये जब हम स्वप्न में जब आता है क्वेश्चन, बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछते रहते हैं और फिर सपने में आंसर आता है। क्यों आता है उस टाइम? क्योंकि हम बहुत शांत मन हो जाता है उस टाइम, तब सबकॉन्शियस में आकर हमें वो आंसर दिखाई दे जाता है। ठीक है। और आई एग्री। हाँ, तो उसमें ऐसे मेरे साथ ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस हुए हैं कई बार चारू, कि जब एग्जाम्स होते थे ना स्कूल में, तो जब हम पेपर दे के आते थे उस टाइम पे गलत गलत क्वेश्चन कराते थे, और जब रात को आके सोते थे और वही क्वेश्चन जो गलत होते थे उनके सही जवाब मुझे पता होते थे कि अरे यार इसका तो जवाब ऐसा था। मतलब सारे क्वेश्चन जो गलत हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड की जो आप बात कर रहे हो वो पता होता है, बट हम लोग अपना वो नहीं विवेक नहीं रख पाते। हाँ, वही, मतलब मेरे साथ ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत हुए हैं कि मतलब मेरे को अपने हर एग्जाम के नंबर आगे से आगे दिख जाते थे कि कितना मेरा रिजल्ट में क्या आने वाला है, यू नो। तो आई यूज टू टेल माई ओन कि मेरे पास हो जाऊंगी या जितने भी, यू नो। तो अपनी साइकी पावर कहते हैं उसे। ठीक है ना। तो सबके अंदर इसको होती क्या है। घटाया बढ़ाया जा सकता है या बिल्कुल, साइकिक जितना पावर केओस रखते हैं हम उतना वो कम हो जाती है, और जितना हम शांत भाव रखते हैं उतना वो हम उसको टैप इन कर पाते हैं, उतनी ही वो सरफेस पे आ जाती है। ठीक है ना। तो इसीलिए सामायिक वगैरह करो, जो बहुत ज्यादा मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो उनकी ये ज्यादा एक्टिव हो जाती है साइक पावर। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि व्यंतर देव आते हैं जैसे जिनका मैंने अभी जिक्र भी किया वो भी होता है, मीडियम बन जाते हैं वो भी। हम मतलब यस, दैट इज ऑल्सो हैपन कि हम जिनकी साइक पावर स्ट्रांग होती है तो उनको कई बार व्यंतर देव अपना मीडियम बना लेते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अच्छा। तो दैट इज ऑल्सो हैपन। मेरा एक्सपीरियंस वो है कि आत्मा की जितनी शुद्धता होती है उतना हमें उस आप जो भी बोलो, फिफ्थ सेंस बोलो, सिक्स सेंस बोलो, या तो साइकिक पावर जो भी बोलो, बट जब भी आत्मा की शुद्धता होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 उपवास किए, राइट, तो उस वक्त उस 10 दिनों में आपको इतनी आत्मा की शुद्धता होती है कि आपको बस वही नजर में आता है और कुछ भी नजर में नहीं आता है। बिल्कुल। तो यू नो दैट इज माय एक्सपीरियंस। और मैं आई मीन आई डोंट कॉल दैट एज
अवधि ज्ञान और एनीथिंग लाइक दैट, बट आत्मा की शुद्धता के हिसाब से ये थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाते हैं हमको, ह्यूमन बीइंग को। हाँ, वही बिल्कुल सही है। एक चीज मैं ऐड करूं, मैंने साइंस में पढ़ा था कि जब आदमी उपवास करता है 4-5 दिन का या 3 दिन का, हाँ, ऐसा मतलब साइंस ने जो उपवास करते हैं उन लोगों के लिए, कि उसके बाद मोस्टली जब लोग 10-10 दिन के 20-20 दिन के उपवास करते हैं, दे टेंड टू डू समथिंग बिग समहाउ, मतलब वो कुछ बड़ा काम करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए अगर आप देखो जितने भी तीर्थंकर भगवान है, ये दीक्षा लेने के टाइम पे 2-2 3-3 दिन का उपवास करते हैं, या और सभी लोग, मतलब आई वाज जस्ट रिलेटिंग कि अंदर साइंस के अकॉर्डिंग कि जब आप उपवास करते हो कंटिन्यूस 2-3 दिन का, तो अंदर की जो आपकी कार्य करने